देखा है? Am I audible? शिवान ज्वाइन करो। चलो ठीक है, टॉपिक पढ़े। तो बहुत आसान है, तुम देख ही रहे हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ाया था। कौन से चैप्टर में? वही लिख बे काने मुगल मंजनकर, ये 10th वाले भी सब जानते हैं। फिर कोल्डिंग को नहीं संकोच भी, हाँ क्यों आई है जी, हाँ जी बुआ कल पटना आई फिर से। वही इलेक्ट्रो पोटेंशियल है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप अब यहाँ पर देखो, बहुत सारी चीज लिखा हुआ है कि रिडक्शन जैसे जैसे एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ओके। अब यहाँ पर तुम इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन है, फिर हाँ हर तरीके का यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन सा ठीक है। ठीक है, अब आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है, ये ट्रेंड लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल का। सीधे सीधे वैल्यू बढ़ते हैं। अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम देख पा रहे हो, तो -1.63, -1.18, -0.90। अब इधर देखो जरा, ये माइनस में वैल्यू बढ़ी हुई है, देख रहे हो? तो ट्रेंड ये कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, लेकिन जिसका रिडक्शन जितना ज्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी जैसे इसकी, उतना रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम होगा और उतना इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग पावर की। अब कह रहे हैं कि अगर स्कैंडियम +3 कंडीशन में होता, तो मुझे लग रहा है कि स्कैंडियम +3 है, तो ये एक बच्ची है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तुम्हारा नाम? हाँ अंजनी, चला बताओ, स्कैंडियम +3 में है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? बोलो, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? दृष्टि। स्कैंडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, खड़े हो जाओ, स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 21 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास? अगर उसका एटॉमिक नंबर 21 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तुम बताओ बेटा नकुल,
किसी चीज का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर एटॉमिक प्रोटॉन उतना है, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 21। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? खड़े हो जाओ तब तो पता चले कि नहीं आ रहा है। हाँ बैठे लग रहा आ रहा है। कितने होंगे? 21 में से 3 हटाओगे कितना आएगा? 21 में 3 माइनस करो कितना आएगा? 18। ये देखो 19 बता रही। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या 18 इलेक्ट्रॉन कोई नोबल गैस है जिसमें होते हैं? आर्गन। तो देखो जो है स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पा रहा है क्या? ऐसा ही लिखा है कि जिंक, हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक, बैठ जाओ, ड्यू टू रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से ना। तो क्या बचा? D10 बचा ना। अब ये पूरी तरीके से स्टेबल है, पूरी तरीके से फिल्ड है, तो भैया इसको आयनाइज करना बहुत मुश्किल। लिखा है कंपैरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn+2 rather than Fe+2। कह रहे हैं Mn+2 और Fe+3 में जो मैग्नीज है इसकी SRP की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। क्या है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो जाएगा? तो लिखा है कि कंपैरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn शो Mn+2 इज particularly stable, whereas comparatively low value for iron shows extra stability of Fe+3। लिखा है, ये एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं एकदम लाइन बाय लाइन आते हैं। लिखा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अचीव्ड बाय TiX4 VF5 CrF6, मतलब ये स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 3D24S2, यही है ना। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसके बाद प्लस चार्ज आएगा। इसके आगे लिखा होगा 3p6। अब ये बता, इसके बाद ये निकाल पाएगा क्या मैक्सिमम है? नहीं होगा ना। तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है टाइटेनियम। किसमें है? इसी तरीके से वेनेडियम 25 है, वेनेडियम 23 ऑक्सीडेशन, मतलब 3D34S। तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकाल सकते हो? देखो 5 नहीं निकाला है क्या? क्रोमियम होता है 3D4S2 6 ना। देखो 6 नहीं निकाला है ना। तो बात मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैग्नीज तक ही सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसके बाद मैग्नीज के बाद आयरन के पास पेयरिंग हो गई। आयरन को अगर तुम देख पा रहे हो तो 3D6 डी भैया ये सब चले 1 2 3 4 4S 1 2 3 4 5 6। अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए तो आयरन किसमें आया? +2 में। एक और निकाल दिए तो कितने आया? +3 में। ठीक है। तो लिखा है कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन to stabilize the highest oxidation state due to either high lattice energy in case of COF3 or higher bond enthalpy value for higher covalent bond। तो एक बात याद रखना कि हर जगह तुमको एक चीज देखने को मिल रही है कि सब की सब जगहों पर तुमको एक चीज देखने को मिल रही है कि हर जगह फ्लोरीन ही है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा हेलोजन आकर के बाइंड करेगा सेंट्रल मेटल से? फ्लोरीन, क्योंकि उसके लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। क्या होती है?
ये देखो, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारी किताब पे कॉपी नोट यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। देखो जरा, टाइटेनियम +3 भी शो कर रहा है, +4 भी शो कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4। देखो इधर, देखो इधर, बढ़ा फिर घटा, है नहीं क्या? हर बार यही तो बात करते थे। तो देखो ये लिखने लायक चीज है, ये लिख लेना, ट्रेंड लिखा हुआ है। अब देखो वही वेनेडियम, अभी तुम देखे थे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब देखो वही वेनेडियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, VX2। इसका मतलब कोई भी सेंटर मेटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन कौन सी? हायर, लोअर और इंटरमीडिएट। क्या? हायर, लोअर और इंटरमीडिएट। बस अंतर इतना होता है कि हायर में जो इंसान अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो वो उसका क्या अब और ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं। तो अब क्या होगा? रिडक्शन। तो वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब हायर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी सेंट्रल मेटल सिर्फ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है। LIC एजेंट, LIC दूसरे को बेचता है, खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा नहीं दूसरे को, दूसरे का, तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। समझ में आया? अच्छा देखो, कोई भी चीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तब उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? नहीं ना। तो खुद का क्या करना होगा? इसका मतलब जो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी अभी हायर में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। दूसरे क्या करेगा? तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह? ठीक है, तो लिखा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन नहीं है, देख रहे हो? लिखा है कि जो फ्लोराइड्स होते हैं ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसकी जगह पर कौन सा हाइड्रोजन काम करता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पर क्या बना? CuH2 +2। क्यूपरिक आयन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। क्यूपरिक आयन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। इसका मतलब हमको CuI देखने को जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है? आयोडाइड आयन को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? आयोडीन में। तो स्टेबिलिटी कम है ना। अच्छा मतलब Cu2F2 नहीं, क्यों? लिखवाया है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड नहीं होते, लिखा हुआ है। क्यूपरस, क्या लिखा है? दिस इज क्यूपरस आयन। और जो क्यूपरस आयन होता है ये अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कॉपर बन जाएगा? एक की कमी है। और अगर एक लूज कर दे तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, +1 से +2, और यहाँ इसका रिडक्शन होगा। ऐसी कोई स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसका इस तरीके के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? तो देखो Cu+1 से Cu+2 में भी ज्यादा Cu में भी हो रहा है। तो लिखा है कि यहाँ से रीजन क्या लिखा है कि Cu+2 ज्यादा स्टेबल है Cu+ से एक्वस कंडीशन में। आंसर क्या है? ड्यू टू मच नेगेटिव enthalpy of hydration of cupric ion in aqueous condition than cuprous ion। ठीक है,
ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज? चलो, क्या नाम है तुम्हारा एक बेटा? खुशबू। वो क्या बना हुआ है, वो क्या लिखा है? फाइव कैटायन लिखा हुआ है, देखो ये क्या है ये? हाँ नहीं, क्या है ये? किस चीज का सिंबल है? पोलराइजिंग पावर। किसका? पोलराइजिंग पावर क्या होती है? इतना तो पढ़ा चुके हैं, इतना तो पूछ सकते हैं। क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो। क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो। यहाँ देखो, क्यूपरिक आयन का चार्ज ज्यादा, साइज, भाई जितना बड़ा आयन होता जाएगा साइज उतना छोटा होगा ना। कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज उतना, तो क्यूपरिक का साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, चार्ज अपॉन साइज की वैल्यू बड़ी आएगी। उसका साइज भी बड़ा है, उसके ऊपर चार्ज भी कम है, तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए? ये जो वैल्यू है, तो तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? 4। हाँ, ये 1/2 ही तो होगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन 1/1 को करोगे तो कितना आएगा? कौन सी वैल्यू बड़ी है? इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका चार्ज ज्यादा, इस पे चार्ज कम, तो भैया कौन सी वैल्यू बड़ी है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो ना। तो लिखा है पोलराइजिंग पावर ऑफ क्यूपरिक आयन इज ग्रेटर देन पोलराइजिंग पावर ऑफ क्यूपरस आयन। मुझे लग रहा है कि तुम लोग को आ नहीं रहा है, धीरे पढ़ाएं क्या? और हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते, तुम्ही लोग को पढ़ाना है, किसी और थोड़े पढ़ाना है। क्या लिखा है? केमिकल रिएक्टिव एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है कि कोई भी बता देगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट को किसमें पढ़े थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर अगर वीक फील्ड लिगेंड से लगेगा तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगा तो पेयरिंग हो सकती है, तो डायमैग्नेटिक हो सकता है ना। ये पॉइंट पढ़ो, बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत एक थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। लिखा है वो ई नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या लिखा है? तुम बताओ बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कौन किस में काउंट करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल में कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में? एसआरपी में कि एसओईपी में? हम लोग कहाँ पढ़े हैं इस बात को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कहाँ पढ़े हैं? तो कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? ऊपर लिखा हुआ है वो, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। हम हमेशा, हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? एसआरसी, रिड्यूसिंग पावर। क्या लिखा हो जरा पढ़ो। Standard reduction potential of value for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend. अरे एक बार बताओ, किसी को याद हुआ है वो? अनिकेत खड़े हो जाओ। हम लोग, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, सुनना। मैं बोलता हूँ लिख बे काने, मुगल, मंजन, तो मंजन आ गया, मैग्नीज और जिंक आ गया। कर मतलब क्रोमियम, मंजन कर फिर आयरन, कोल्डिंग मतलब कोबाल्ट और कैडमियम, को मतलब कोबाल्ट, नी संकोच निकेल, टिन, पी लेड। हाँ, बोला ना इतना। हाँ, जब तुम एच बोलते हो तो इसकी वैल्यू लिखे थे तुम लोग आज तक 0.00 वोल्ट, यही लिखे थे। और इसके बाद क्यू आई ए जी सब पॉजिटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू के घटते क्रम में भाई एक बात तो -2, -1.8, -1.7,
-1.9 -0.9 -0.5 -0.4 -0.3, ये जो वैल्यू मैंने बोली ये बढ़ते हुए क्रम में बोली कि घटते हुए? बढ़ते हुए। किसमें बोली? भाई -1.5 -0.5 से तो बड़ा छोटा है ना, -1.5 बहुत छोटा वैल्यू है, तो मैंने किसके क्रम में बोला है? बढ़ते हुए। -0.5 बढ़ा कि -1.5? नीचे -15 बढ़ा कि -5? खुशबू तो बताओ, -15 बढ़ा कि -5? -5। क्या? जितना तुम जीरो के करीब आओगे उतनी बड़ी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो तुम मैंने जो बोला था वो बढ़ते हुए क्रम में बोला था। एक टाइम ऐसा आएगा कि -1 और उसके बाद 0, -0.1 और 0, तो भैया फिर क्या होगा? 0.1 0.2 0.3 प्लस में, तो ये वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही है ना? तो यही होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बढ़ते क्रम में। तो लिखा है कि मैग्नीज निकेल और जिंक की निगेटिव है। भैया हाइड्रोजन के पहले सब निगेटिव है, यही नहीं है? हाइड्रोजन के पहले जितने मेटल थे सब निगेटिव थे। ये तो किताब में लिखा है 3 के बारे में, लेकिन हमको सब पता है। तो लिखा है कि whereas stabilized of half filled d subshell Mn+2 and completely filled d subshell Zn+2 are related to standard reduction potential value। लिखा था कि जो आपकी एसआरपी वैल्यू है जितना होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा निगेटिव है। हम सोच के गए थे कि मंत्री जी हमारा काम 50,000 का काम मंत्री जी के फोन जाने से 5,000 में होता है, लेकिन मंत्री जी इतने ताकतवर थे कि वो मेरा काम 50 रुपए में हुआ। कहे कि ऐसा करिए, आप केवल फीस जमा कर दीजिए इस काम की जितनी लगती है, बाकी आपको कोई 1 रुपया नहीं देना। इसका मतलब मंत्री जी बहुत ताकतवर है कि नहीं है? या जिस ब्यूरोक्रेट से तुमने ये फोन कराया, बात समझ रहे हो? इस बात से आपने क्या सीखा कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी कम होगी, मतलब 50 रुपए में काम हो गया ना, पोटेंशियल होता है पैसा, तो जितना कम पैसे में काम हो रहा है इसका मतलब उतने ज्यादा ताकतवर आदमी से तुमने वो काम करवाया है। सत्य है कि नहीं? तो लिखा भी है फॉर निकिल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज रिलेटेड टू हाईएस्ट नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। किसी तुमको नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्या सीखा इसमें? Mn+2 या Zn+2 को जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा निगेटिव वैल्यू क्यों हुई? क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड में है Mn+2 और जिंक एग्जैक्टली फुल फील्ड, तो जरूरत से ज्यादा स्टेबल है। क्या है? और अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा स्टेबल है तो उसको आयोनाइज करना या ऑक्सीडाइज करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम, बहुत ज्यादा मेहनत का काम। मुझे लग रहा है कि बात समझ में, बैठ जाओ। तो लड़कों अब नहाना वहाना शुरू कर दिए तुम लोग कि नहीं? रोज नहा रहे हो? तुम बेटा ना बीमार पड़ जाओगे, बीमार चल जाओ तब नहा रहे हो। अनिकेत कह रहा है एक दिन छोड़ के नहा रहे। नहीं सर, नहीं नहा। अरे वाह, गर्मी होती है सर। नकुल सर सुबह शाम दोनों टाइम? अच्छा, आदमी सोचता है लड़कियां नहाती होंगी रोज ठंडी गर्मी, ये सब 3-3 दिन नहीं नहाती, ये सब चक्कर ना रहना। चलो पढ़ो, नहाया करिए, रोज नहाया करिए। बेस्ड ऑन अब तो गर्मी आ गई तो होली में नहाना ही है, होली तो नहाना ही पड़ेगा। एक आदमी था वो बहुत सालों से नहीं नहाया था, उसको सब नहला दिए पकड़ के, उसकी मृत्यु हो गई थी। मर गया था बेचारा। दीपक को तो खैर वायरल है, तो दीपक को तो खैर बनता है कि ना नहाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर द रेडॉक्स Mn+3 या Mn+2 show that Mn+3 and CO+3 are the strongest oxidizing agent in aqueous solution। ठीक है, देखते हैं
देखो देखो देखो, दो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान था, लेकिन अगर तीसरा निकालने जाओगे तो तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो लिखा हुआ है कि Mn+3 में और कोबाल्ट+3 में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। लिखा है कि टाइटेनियम, अच्छा देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो जरा, क्या आपने सर ने एक बार पहले नहीं बताई थी क्या? और अगर कोई चीज अगर अपने इंटरमीडिएट में होगी तो वो क्या कर सकती है? एक आदमी जो 12th का एग्जाम दे रहा है, तो हो सकता है वो नीट जेई क्रैक भी कर ले, हो सकता है 12th में फेल भी हो जाए, इंटरमीडिएट सिचुएशन में है, आगे ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है? तो इसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। देखो +2 से किसमें चला गया? प्लस, बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज या तो अट्रैक्टेड फील करेगा या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करेगा तो पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं फील करेगा तो डायामैग्नेटिक। क्या? डायामैग्नेटिक। और क्या है? फेरोमैग्नेटिक भी होता है। ये लो मैग्नेटिक मोमेंट, ये कुछ कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये बताओ कहाँ पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था ये चीज, कौन से चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया है? तो किसी ने मुझसे धीरे से बोल दिया कि सावन सर आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। कहाँ पढ़ाया है? और वहां पे पढ़ाया था कि अगर गूगल जेमिनी, चलो इस समय क्या हुआ कि वो इंडिया का एआई वाला समिट चल रहा था, तो विप्रो और गलगोटिया बड़े बेचारों का नाम बहुत खराब हुआ। अच्छा, इंडिया सिर्फ निगेटिव देखता है। हम ये देखें कि चलो इसी बहाने, इसी इवेंट के बहाने चाइना से वो रोबोटिक वाला डॉग तो आया, अब रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लेंगे यार हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। कहते हैं इंडियन अच्छा काम करते हैं विदेश जा करके। तो वो 3.5 बता रहे थे कि 350 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई और मशीन लर्निंग की स्टडी में फ्यूचर के लिए। तो कर भी रहे होंगे, तो हम लोग क्या वैसे भी धीरे धीरे काम स्टार्ट होता है। तो सब लोग ने ट्रोल कर दिया कि 2.5 लाख रुपए का कुत्ता मंगा करके रोबोटिक वाला, गो टू करके कुछ नाम था उसका, और दिखा दिए कि देखो हमारे गलगोटिया से बना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग ये भी नहीं कह रहे थे कि हमारा बना हुआ है। वो भैया एक बार बताओ, लैब में सामान रखोगे तभी तो आदमी कुछ सीखेगा, तो वो जब नहीं मंगा के रखेगा, एक तो यूनिवर्सिटी वाले वैसे नहीं मंगाते, ऊपर से तुम उनको और बदनाम करते हो, अगली बार से मंगाएंगे ही नहीं। तो एकदम बेवकूफ है, मतलब इतना इंडिया में निगेटिव पब्लिसिटी बहुत है, मतलब ट्रोल करने वाले ज्यादा हैं, सपोर्ट करने वाले कम है। अरे अच्छा हुआ बेकार हुआ एक बात है, लेकिन इनिशिएटिव तो था ना, कोशिश तो है आदमी की, करना का इंटेंशन तो है। अभी एक नहीं पूरा एआई का इवेंट हुआ है, तो एटलीस्ट इंटेंशन तो शो कर रहे हैं, कर तो रहे, कोशिश तो कर रहे हैं। पहले तो कोई नहीं पा रहा था, 20% आदमी को भी पैसा मिल रहा, प्रॉफिट मिल रहा, तो फायदा ही है ना। थोड़ा हर जगह क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, बल्कि कई सारी चीजों में सपोर्ट करना चाहिए। है? चलो चलो ये बताइए, वैल्यू याद हो जाएगी कि याद करने की कोई जरूरत है क्या? 1.6 लिखी है, 2.91 लिखी है, मैंने बोला था 1 पॉइंट समथिंग लिख देना, 2 पॉइंट समथिंग लिख देना, 3 पॉइंट ऑप्शन में ऐसे ही आएगा। तो इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं क्या होता है। जैसे एक बात बताओ, अब तुम लोग को लग रहा होगा ये सावन सर ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कई कई साल से तो पढ़ा नहीं, बॉन्डिंग रिवाइज नहीं किया है।
तो यहाँ पर देखो ये वन, एन की वैल्यू वन है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? आज जब वो फॉर्मूला लिखोगे वन ब्रैकेट में वन प्लस टू अंडर रूट लिखा हुआ है ना, जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.76 के अप्रॉक्स। अगर यही वैल्यू एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2.91 के आसपास आएगी, 3 होगी तो याद करने की, भैया क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अरे उसने 4 ऑप्शन दिया है तो एक बार दिया होगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट, तो भैया अगर n की वैल्यू 3 आ रही है तो 3 पॉइंट समथिंग वाला ही आंसर है। ठीक है, इतना करीब करीब ऑप्शन नहीं देते हैं क्योंकि तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम मिलता है। जेई मेंस में टाइम ज्यादा होता है, 90 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में करने हैं, 180 करने हैं 180 मिनट में करने हैं, तो तुम्हारे क्वेश्चन की जो मैथ है वो उतनी ही होगी जितना वो 1 मिनट में आंसर आ जाए। समझ लो, तुमको कितने मिनट पहले पेपर मिला था मुझे कहा? 3:40 पे मिला था और मैं आया था 4:40 पे, 4:30 पे मैं आ रहे थे ना। मतलब तुमको 3:40 3:45 पे क्वेश्चन पेपर मिला था ना। अब मेरी बात को समझो, नीट का नियम नंबर 1, 90 क्वेश्चन 60 मिनट में अगर तुम करके गोला नहीं भर पाए तो तुम आगे के 2 सब्जेक्ट पे टाइम ही नहीं दे पाओगे। और बायो इतनी ही टफ आती है कि तुम उसको 52 मिनट और 50 मिनट में कर लोगे और आगे के 10 मिनट में गोला भर लोगे। मतलब आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू। 60 मिनट में 90 क्वेश्चन भी करना है और 90 गोले भी भरने हैं, तो इतना स्किल्ड आदमी को होना पड़ता है। तो आपको खूब गोला भरना और क्वेश्चन को करने का रिहर्सल करना चाहिए। जो आपको पेपर मिलता है, पेपर खत्म हो जाता है, पेपर आपके पास रहता है और एमआर शीट एक्स्ट्रा मांग लीजिए मैम से कि मैम मुझे कुछ शीट्स दे दीजिए, 2-2 4-4 शीट्स एक्स्ट्रा घर पे लेके जाइए, फिर से पेपर सॉल्व करिए, गोला भरने की हैबिट करिए। पेज खोला पेज खोला, इधर का पूरा पेपर एक साथ देखा, सॉल्व किया। जितने 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिख सकता उस पे पेपर पे कोई, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है उतने में। तो 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तुमको पता है कि एकदम सही है तो तुरंत 4 का गोला बना लो। नहीं तो आखिरी में क्या होता है, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, बीच वाला छोड़ दिए थे, पूरा चेंज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन सही कर नहीं पाते हो, 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत कर लोगे, है ना। और बहुत ही जल्दी आपका ये पेपर भी डिजिटल हो जाएगा, देख लीजिएगा 1-2 साल में। कोशिश तो पिछली बार ही की गई थी लेकिन सब आंदोलन कर देते हो तुम लोग। आने वाले टाइम पर नीट भी सीबीटी पे होगा और जैसे जेईई मेंस के मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं वैसे ही नीट के मल्टीपल स्लॉट्स होंगे। ठीक है, ये समझ लो। सारी वैल्यू देखो अपने आप आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो ऐसे ही सिखा दिया। देखो जरा मैग्नीज की ही मैक्सिमम है 5 के बाद आयरन की देखो कम है कम है कम है, क्यों? पेयरिंग हो गई क्या? इमेजिन तभी आप कर सकते हैं जब कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़े लेकिन आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे अपने आप। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्ट होना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होना, स्ट्रांगली होगा तो फेरो। डिफ्लेक्ट हो रहा है तो डाया। तो डी से डिफ्लेक्ट, डी से डाया। चलो कौन सा फॉर्मूला सही है चारों में? सेकंड। अच्छा अभी देख के आगे बढ़े तब भूल गए। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट नकुल, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग स्कूल में पढ़े होगे ना, क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। क्या होती है? सबसे ऊपर वाली। कलर प्रॉपर्टी, फिर से एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। चलो, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें है? तो कौन से कलर का होगा? जिंक
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन से कलर का होगा? कल क्लास किए थे? कल क्लास किए थे? किए थे? क्या बोला था मैंने? कलर प्रॉपर्टी बात की थी, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, की थी। तो कौन कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करते हैं? जिसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो D10 है, जिंक +2 मतलब 3D10। एक भी इलेक्ट्रॉन खाली है, सब पेयर्ड है, तो कैसा होगा? कलरलेस। इतना मारेंगे तुम लोगों को, कलरलेस तो होता ही है, लेकिन कोई भी मेटल किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। किस कलर का होता है? अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो ग्रे, वैसे तो कलरलेस ही लिख के आएगा, फिर लिख के ही यही आता है। ठीक है, नॉर्मली मेटल जनरली ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट कहते हैं। बैठ जाओ। अच्छा बेटा एक बात, आप फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ की पत्ती हरी दिख रही थी, क्यों? लाइट से पड़ती तो पेड़ की पत्ती हरी दिख रही थी, क्यों? क्या हम काले दिखते हैं, क्यों? तो मेरा कलर जो है, कभी देखो तो शर्ट वर्ट में एकदम मेरे शर्ट से मैच करता है, कैमरे में मैं दिख रहा हूँ ओरिजिनल कलर में, काला काला सा, क्यों? क्योंकि वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है। हम काली लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम काले दिखते हैं, है ना? एक बार ऐसे मैंने बोला, तो मेरी एक दोस्त थी, तो कह रही तुम काले नहीं हो, तुम गेहुए कलर के। मैंने कहा गेहूं 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 होता है, उसका जो कलर होता है वही कलर। पहले क्लास क्लास में पढ़ते थे कॉलेज में, तो ऐसे झूठी बताने तुम बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी कुछ नहीं लग रही है। झूठ बोलना है बोल दो, आदमी खुश हो गया। यहाँ देखो, तो अगर इसे जैसे जैसे कोई लड़का कह दे किसी को कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तो ये जान लेना कि उसमें 80% झूठ है। मतलब उसको सब अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं बता पाएंगे लड़के, तो लिखा है कि, तो मेरे कई से दूसरे तुमसे पूछना बेकार है, तुमसे नहीं पूछेंगे, तुमको तो सभी अच्छा लगता है। हमने कहा हाँ, क्यों किसी की बुराई करे भाई? एक बार एक लड़का बता दिया कि तुम काली हो, तो कह रहे देखो, तो मेरा ही दोस्त था, उसको सब कहते रहे उससे बात मत करना, वो बॉडी शेमिंग करता है। बॉडी शेमिंग का मतलब है कि इनका शरीर देख करके इनको मजाक उड़ाने वाला इंसान, तो इसीलिए मैं सबको अच्छा बोलता था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट and their ion exhibit color due to presence of unpaired electron in d orbital। तो ये dd ट्रांजिशन है, dd ट्रांजिशन नहीं है, dd ट्रांजिशन। ठीक है, तो d ऑर्बिटल एंड dd ट्रांजिशन। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फलाने कलर का है क्या रीजन, तो उसमें दो ऑप्शन होगा कि कम से कम उसके पास एक अनपेयर्ड है, या उसमें लिखा हो डी डी ट्रांजिशन है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, द कलर ऑब्जर्व्ड करिस्पॉन्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो लिखा है कुछ ऑक्सो एनायंस है, क्या है? ऑक्सो एनायंस, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, ये दे एग्जिबिट कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो एक बात समझ में आ गई कि कोई भी स्पीसीज कलर्ड है तीन वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। यही तीन रीजन होते हैं किसी भी चीज को कलर्ड होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ही यही आएगा। ठीक है, तो जब आप लिखिएगा तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये देखो, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो देखो 3d0, 3d में एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
कलर्ड की कलरलेस? कलरलेस। तो क्या कब कब कलरलेस होगा? या तो D10 में या तो D0, D10 या, अब देखो Ti+4 लिखा हुआ है, कलरलेस, Ti+3, V+4, समझ में आ रहा है क्यों? जरा देखो, D में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 तो कमरे ही है, कम से कम एक एक करोगे तब भी 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, है ना? तो कलर क्यों है, समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं? समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे थे हम? आखिर कहना क्या चाहते हैं? ये देखो, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ना कोई समझो, 1 2 3 4 5 कमरे हैं और 5 कमरे में 3 भाई रहते हैं, तीनों की शादी नहीं हुई है। 5 कमरे हैं, पांचों भाई सिंगल है। फिर वही चीज है, बात समझ में आ रही है? तो क्या है, पेयर है किसी का कि सब अनपेयर्ड है? तो सब कलर्ड होंगे, क्या होंगे? देखो सब कलर्ड है, Cr+3, Mn+3, Cr+2, Mn+2, Fe+3। देखो देखो 3D10 नीचे, मतलब 5 कमरे में 10 लोग रह गए, 5 कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मुझे लग रहा है कि बात आप लोगों को समझ में आ गई है। लिखा है कि इनमें से कौन सा आयन ग्रीन कलर का होता है एक्वस सॉल्यूशन में? ठीक है, येलो कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये तो बहुत पहले ही बता दिए थे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ऑक्सीडेशन का स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम। एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम। तो लिखा है कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल हर तरीके का कॉम्प्लेक्स ये बना सकते हैं। रीजन क्या है, छोटा साइज है मेटल आयन का, हाई आयनिक चार्ज है और वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। भैया तुम्हारे घर कमरा खाली होगा तभी तो किसी को बुला के रखोगे। कहते बम्बई में लोग जो है किसी को ज्यादा दिन नहीं रुकने देना चाहते हैं, वहाँ लोगों का पारिवारिक स्वभाव नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। जिस जगह गया था मैं, वहां पे 3.5 करोड़ रुपए का फ्लैट था, 2 कमरे का, 3 कमरे का, सॉरी 3 कमरे का फ्लैट था। 900 स्क्वायर फीट का घर है उस आदमी का, 3 कमरे हैं, बेचारे के पास स्टोर रूम नहीं है, वॉशरूम अटैच थे 2 कमरों में, 1 कमरे का उनका कॉमन था। तो इस तरीके का, अब मेरी बात को समझते हो ना? तो हम जिनसे मिलने गए थे जिनके यहाँ पर जो है हमारे कलीग थे, तो उनके यहाँ भी गए थे मिलने। तो हम हमारे होटल से बिल्कुल पास में था। अभी जहाँ ये हादसा हुआ है मेट्रो वाला, टूट के गिर गया था ना, वो स्टेशन वो जगह वो मुलुंड कहते हैं, वहीं पे था कॉन्फ्रेंस, वहीं पे मैं गया था उसी जगह पे। लेकिन वहाँ पे मेट्रो भी बन रही है। तो वहाँ जब हम उसके फ्लैट पे गए, जिनके फ्लैट पे, तो उनका जो सोसाइटी था, इमामी, आप लोग क्रीम लगाते होंगे, इमामी की क्रीम नहीं आती, ऑयल ऑयल आते हैं ये सब, उन्हीं की टाउनशिप भी है। तो उस टाउनशिप में जिस फ्लैट पे गए, तो फ्लैट की कीमत है 3.5 करोड़ रुपए और सिर्फ 900 स्क्वायर फीट का एरिया था। पूरे घर में एक बैल्कनी थी, पूरे घर में एक बैल्कनी, 900 स्क्वायर फीट का एरिया, आगे हॉल, आगे हॉल, डाइनिंग टेबल और बेचारे का कमरा, घर खत्म। यही घर है 3.5 करोड़ का, 3 कमरा। तो भैया वो 3 कमरे में खुद रहेगा कि तुमको रखेगा?
और खुद कहाँ, अगर तुमको नहीं रखेगा खुद कहाँ रहेगा, स्टोर रूम है नहीं, हॉल में सोएगा, हॉल में तो सोएगा नहीं आदमी। तो ये आलम है, तो आदमी क्यों किसी कितना दिन रख पाएगा, 1 2 दिन 4 दिन ही तो रह पाएगा कोई। उनकी उनकी अलग प्रॉब्लम है, वहां पे लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन घर नहीं खरीद पाते। बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, किसी तरह कैटलिस्ट की तरह। और आपको पता है सोसाइटी में मेंटेनेंस होता है, तो जितना हम लोग किराए देते हैं ना रेंट पे, उतना वो लोग मेंटेनेंस देते हैं। जिनका 3.5 करोड़ का फ्लैट है वो 10,000 रुपए मेंटेनेंस देते हैं। समझ रहे हो कि उनके लिए गार्ड सलाम साहब, हाँ, तो क्लीनिंग और ये सब वो सब, तो ये मेंटेनेंस चला जाता है लोगों का। लिखा है मेनी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। क्यों इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि वही ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रीजन लिखा है क्योंकि इनके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सो रीजन सब जगह वही है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है तो 2 पॉइंट तुम हर जगह यूज कर सकते हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही मेन रीजन है। कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट देयर अवेलेबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मैं बार बार ये बात बोलता हूँ? एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस। ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन लगाने से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन सही होंगे इसके, गलत नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखो क्या लिखा है, वेनेडियम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है B2O5 कांटेक्ट प्रोसेस में, आयरन हैबर्स प्रोसेस में, रिने निकल वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, वनस्पति घी बनाने के लिए। पेरेडियम बेरियम सल्फेट लार कैटलिस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक डीप ये रिएक्शन में क्या देगी, पूछेगा कौन सा कैटलिस्ट लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी। देखो सब जगह कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो क्या लिखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है ये बहुत तेजी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। आयरन +2 ट्रांजिशन में कैटेलाइज करता है आयोडाइड आयन को और पर सल्फेट आयन को। तो ये देखो ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो ये +3 था और इसी रिएक्शन के दौरान ये +2 में आया और फिर से वापस से +3 में आ गया। इसका मतलब तुमको ये समझ में आ गया कि रिएक्शन की शुरुआत में +3 में था, रिएक्शन के बीच में +2 में आया और रिएक्शन खत्म होते वापस से +3 में आया। जैसा था वैसा ही रह गया। इसकी क्वालिटी बदली कि नहीं बदली? और तो जैसा था वैसा ही रह गया और ना ही इसकी क्वांटिटी बदलती है। तो कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ना तो उनकी क्वालिटी में कोई फर्क आता है ना तो उनकी क्वांटिटी में कोई फर्क आता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा था। 2 स्टेप की रिएक्शन है। चलो आंसर बताओ कि कलर हम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करते हैं? डी ट्रांजिशंस कमिटिंग एनर्जी हायर वेजिटेबल इलेक्ट्रॉनिक, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीस। ठीक है भैया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तो अपने से नीचे वाले में आओगे ना, तो जिस समय आओगे तो एनर्जी रिलीज करोगे ना। जब तुम पैसा कमा के बंबई से जौनपुर आते हो तो तुम्हारा पैसा ज्यादा होता, तो जो लोग तुमको चाचा बाबा भैया बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम उसके ऊपर क्या खर्च करते हो? पैसा। एनर्जी रिलीज होगी तभी तुम्हारी तारीफ करेंगे वो। ठीक है, हमारे एक भैया थे तो मुंबई में रहते हैं और आर्किटेक्ट है, पैसा है ही है। तो एक बार गांव आए तो गांव के 4-5 लड़कों को ले गए। गांव के पास में एक रेड चिली रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया, ले गए सबको, बतासा नहीं खिलाई, सीधे वहां चलो तुमको चिली पनीर खिला दे। उसके बाद वो गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए।
क्योंकि पेट भर गया उनका, तो भैया रेड चिकन खिला दिए, भैया के पास पैसा बहुत है। तो ये है सिस्टम गाँव का। भैया ये समझ में आया? Splitting of d orbital is called as crystal field splitting. Catalyst increases, अरे घटाता है एक्टिवेशन एनर्जी, बढ़ाता कहाँ है? Number of reactant reacting, rate of reaction, answer है both. Right answer is B and C. ठीक है? Solid catalyst finally divide powder बनाया था ना रीडे निकल। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।